हेलो स्टूडेंट्स, अप्लाइड मैथ सेकंड यूपी पॉलीटेक्निक के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और चैप्टर नंबर 1 इंटीग्रेशन समाकलन जो है वो चल रहा है आपका, और इसमें एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 24 तक के क्वेश्चंस हम पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 तक करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी इसमें क्वेश्चन नंबर 32 रह जाता है, जिसमें कि 11 हिस्से हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, तो उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25। और देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल tan इनवर्स ब्रैकेट में sec x प्लस tan x dx। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा आपको इसे ओपन करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखिए इज इक्वल टू tan इनवर्स sec x को 1/cos x किया, tan x को sin x/cos x कर दिया। ये इस तरह से हमने कर दिया कन्वर्ट। अब इसमें आप क्या करेंगे, अंदर एलसीएम ले लीजिए, cos x एलसीएम हो गया, ऊपर जो है आपका 1 + sin x dx इस तरह से आ गया। अब देखिए आगे बढ़ने के लिए अभी कोई रास्ता ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें पता है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस अगर हम करें तो ये कुछ चेंज हो जाएगा। पिछले साल आपने पिछले सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन में भी कुछ इस तरह के एडजस्टमेंट देखे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 1 को और साइन को और इस तरह से अरेंज करेंगे, और नीचे भी कॉस का हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें कि आपको साइन और कॉस वगैरह के टर्म्स आने लगेंगे। और जाहिर सी बात है हाफ़ फार्मूले में जाएगा, क्योंकि x है तो x/2 में जाएगा। तो देखिए इसमें क्या ट्रिक है, यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, और देखिए 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो आप देखिए साइन को अगर आप इस साइन को तोड़ोगे तो वो बनेगा जा करके 2 sin a cos b से अगर तोड़ोगे तो 2 sin और x का आधा यानी कि x/2 cos x/2। तो इसी तरह की टर्म्स हम यहाँ भी अरेंज कर लेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में थीटा क्या रखें तो वो इस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ये हम इस 1 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और साइन x को हम तोड़ देंगे 2 sin a cos b यानी कि 2 sin x/2 cos x/2। ये तो हमने ऊपर एडजस्टमेंट किया, और नीचे cos थीटा का फॉर्मूला होता है एक cos 2 थीटा का cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एंगल हाफ हो जाता है, और cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर भी एंगल हाफ करेंगे, तो देखिए cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये चीज़ यहाँ पर नीचे हो जाती है, और आगे dx आ जाएगा इस तरह से। अब आगे देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, tan इनवर्स, और ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं, देखिए cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन जाएगा। cos पहले लिखा है क्योंकि नीचे फॉर्मूला में भी देखिए, अब यहाँ पर करेंगे आप cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, तो cos x/2 प्लस साइन x/2, और ये आपका जो आ जाएगा दूसरा cos x/2 माइनस साइन x/2। इसलिए देखिए ये हमने इतना सारा ये सब किया है यहाँ पर। और अब देखिए आपका यहाँ से एक ब्रैकेट जो है वो पूरा का पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा इंटीग्रल tan इनवर्स cos x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2 माइनस साइन x/2 इंटू dx। अब देखिए इंटीग्रल tan इनवर्स, और आप क्या करेंगे इसमें cos x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो लिख देते हैं हम डिवाइडिंग बाई cos x/2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x/2। अब आपको दिख रहा होगा ये tan का कुछ फॉर्मूला बना के tan इनवर्स हट सकते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको 1 को हम एडजस्ट करेंगे, और इसको tan π/4 लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए इसको हम लिखेंगे tan π/4 प्लस tan x/2, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और 1 यहाँ पे मान लें तो उस 1 को भी tan π/4 और tan x/2 ऐसे लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, आपका tan a प्लस b का फॉर्मूला तैयार हो गया है ये। तो हम क्या करेंगे, ये tan इनवर्स तो ऐसे ही रखा रहेगा, और इधर आप क्या करोगे जा कर के कि ये चीज़ आपकी tan
π/4 प्लस x/2, ये बन जाएगा आपका tan a और प्लस tan b, tan a प्लस b बन गया। यहाँ से tan इनवर्स सब हट जाएंगे और ये आपका केवल इंटीग्रल π/4 प्लस x/2 dx। कहने का मतलब जो हमारा एक्सप्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स थे, वो उसमें से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हट गए हैं। अब इसका इंटीग्रेशन जो है वो आप आराम से कर सकते हो। इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, तो इंटीग्रल π/4 dx प्लस इंटीग्रल x/2 dx, फिर इसके बाद π/4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल dx। अब आपको इन सब की प्रैक्टिस पड़ गई होगी थोड़ी थोड़ी, तो आप अब ये शॉर्ट भी कर सकते हो। आगे जैसे एक्सरसाइज आएगी तो हम ये सब शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। हाफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल x dx। इसको थोड़ा सा आप और सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा π/4 इंटीग्रल ऑफ dx, यानी कि x आ जाएगा, प्लस हाफ x का जो है आपका x²/2 हो जाएगा। और जैसे इंटीग्रल परफॉर्म किया है, एक हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा। यहाँ पर देखिए πx/4 प्लस x²/4 प्लस c, यानी कि इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करके लिख लें तो x/4 कॉमन हो जाता है, तो पाई प्लस x प्लस c, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक थी, अगर आप उसको ध्यान रखते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे, अदरवाइज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी आपको। तो मैं ये फिर से बता दूं आपको कि इंटीग्रेशन जो है वो जो ये प्रोसेस होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसमें जो है वो कई सारे एडजस्टमेंट्स लगते हैं और डिफरेंट क्वेश्चन अलग अलग तरह के होते हैं जो कि थोड़े दिमाग में भी रखने पड़ते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि हाँ भाई इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने कर रखी है, तो इस क्वेश्चन में ये किया जाता है। इतना अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि एकदम से आपको एकदम से ये क्वेश्चन दे दें और आप ये सभी दिमाग लगा लोगे। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, तब जा कर के आप इसमें पारंगत हो पाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होता है। और आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 पे, और देखिए यहाँ पर है इंटीग्रल ऑफ e⁻6 log x/e माइनस e⁻5 log x/e डिवाइडेड बाई e⁻4 log x/e माइनस e⁻3 log x/e dx। देखिए इस क्वेश्चन को देख करके अगर आप घबरा जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। तो इसमें क्या ट्रिक लगाई गई है, देखिए e⁻6 log x, ये चीज़ जो है वो अगर आप इसमें से 6 हटा दें तो ये आपका e⁻log जो है वो 1 होता है। आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि e⁻log जो है वो आपका ये 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर e⁻log नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 6 दिया हुआ है बीच में, जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे हम, log के आगे 6 है तो आप जानते हैं कि log के आगे अगर है वैल्यू तो उसको आप पावर में ले जा सकते हैं या पावर वाली चीज़ आगे ला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है log m⁻n इज़ इक्वल टू n log m होता है। तो अगर पावर बाहर आ सकती है तो पावर जो है ऊपर भी जा सकती है। तो सुविधा अनुसार हम काम करते हैं। तो इसमें देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, इंटीग्रल, और इसमें देखिए e⁻, और 6 को x की पावर में भेज दीजिए, तो e⁻log x⁻6 माइनस e⁻log x⁻5 डिवाइडेड बाई e⁻log x⁻4 माइनस e⁻log x⁻3 dx। अब इससे क्या हुआ हमारा कि e log ये सब हट जाएंगे और सिंपल हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा, इंटीग्रल x⁻6 माइनस x⁻5 अपॉन x⁻4 माइनस x⁻3 dx। तो देखिए जो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा था, लॉग की प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने उसे इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। ये फॉर्मूले हमारे यूज़ हुए हैं, दोनों फॉर्मूले। अब इसमें देखिए आप सिंपल इसमें जो है वो फैक्टर्स हम कर सकते हैं आराम से। तो ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल, और x⁻5 ऊपर कॉमन हो जाएगा तो अंदर x-1 बचेगा, x⁻3 नीचे कॉमन, x-1 बचा इंटू dx। तो x-1 ये कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर पावर 2 बचेगी तो इंटीग्रल x² dx बचा। इसको आप सॉल्व करोगे तो x⁻3/3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अगर आपने लॉग की ये प्रॉपर्टी ढंग से देख ली और मालूम है आपको, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा आपका, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के फर्स्ट पार्ट पे, और क्वेश्चन है इंटीग्रल e⁻x a⁻x dx। तो देखिए प्रोडक्ट के अभी चक्कर में मत पड़िए आप, और इसके सॉल्यूशन में देखिए
आपको एक फॉर्मूला पता है कि इंटीग्रल ऑफ a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन log a। ये फॉर्मूला जो है वो हमारे पास होता है a टू द पावर x के इंटीग्रल का। तो इसी का यूज़ अगर हम करें और हम इसको क्या करें कि देखिए पावर सेम है तो a इंटू ई टू द होल पावर x अगर लिख दें हम इसे, तो देखिए a तो एक हमारा कांस्टेंट है, अब a की जगह यहाँ पे हमारे पास a ही हो गया। तो सेम यही फॉर्मूला हमारा लग जाएगा a टू द पावर x का, जो वैल्यू है a की उस पे पावर x वो तो उतना ही रहेगा, एंड डिवाइड बाई जो वैल्यू है उसके साथ लॉग लगा के एक अपॉन में आ जाएगा। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और ये नेक्स्ट लाइन में देखिए सीधे बन जाएगा हमारा, जितना ये अमाउंट है a ये इतने की पावर x अपॉन लॉग ऑफ दिस मच पूरा जितना है, और बस प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के सेकंड पार्ट पे, और देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल 3 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x अपॉन 7 टू द पावर x dx। इसे जो है हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें पावर्स जो हैं x x x ये अलग ये सेम है, तो इससे हम थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते हैं। और a टू द पावर x का फॉर्मूला जो होता है इंटीग्रल का, जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया, इंटीग्रल a टू द पावर x dx इज इक्वल टू a टू द पावर x अपॉन लॉग a बेस ई, यही वाला यूज़ हो जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं, इसको ज़रा सेपरेट कर लीजिए थोड़ा सा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू द पावर x अपॉन 7 टू द पावर x प्लस 5 टू द पावर x अपॉन 7 टू द पावर x dx। ये मैंने जो है वो इसको सेपरेट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए dx जो है वो अभी जो है ब्रैकेट में लगा करके dx बाहर ही रखिए। उसके बाद अब अंदर देखिए इंटीग्रल ये 3/7 होल टू द पावर x हो जाएगा। देखिए ये पूरा का पूरा a का काम करेगा, a टू द पावर x। ऐसे ही 5/7 पावर सेम है ऊपर नीचे, तो होल टू द पावर x लिख सकते हैं हम, और dx बाहर लगा है। अब इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 3/7 टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रल 5/7 टू द पावर x dx। अब इसमें a टू द पावर x का ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो जितना a है 3/7 टू द पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a, यानी कि लॉग 3/7 बेस e, ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं हम, और प्लस इसका इंटीग्रेशन भी 5/7 टू द पावर x अपॉन लॉग 5/7 बेस e, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए फॉर्मूले कितना यूज़फुल हैं, फॉर्मूला है और थोड़ी सी ट्रिक है किस तरह से करना है, और अब बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। और नहीं तो देख के ही इसको लगने लगेगा कि पता नहीं कैसे करें हम। तो इसलिए क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिए और अपने आप देखिए उस क्वेश्चन को, जब ना समझ में आए तो ये वीडियो की हेल्प लीजिए। और इस वीडियो का यूज़ ऐसे करिए आप कि जब जल्दी जल्दी रिवाइज़ करना है आपको, जैसे आप कहीं बाहर हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, या ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपका मोबाइल तो हमेशा साथ रहता है लोगों का। तो जहाँ पर भी आपको टाइम मिले, बस आप जो है, या कहीं भीड़ में हैं, आप ईयरफोन लगाए हैं, या घर में कुछ रिश्तेदार आए हैं और बातें चल रही हैं, आप अपना एकांत में ईयरफोन लगाइए और ये इस तरह की चीज़ें देखते रहिए। आपको क्वेश्चंस रिवाइज होते रहेंगे, बार बार आप देखेंगे इन चीज़ों को तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन इसी तरह से होता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, और देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई सारे फॉर्मूले, इसमें 4 स्टेप हैं, चारों में अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे, और कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगना है देखने में हर टर्म में आपको m और x नज़र आएंगे, लेकिन चीज़ें वो अलग अलग हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सेपरेट कर दीजिए सबसे पहले, इंटीग्रल x टू द पावर m dx x बाई m dx प्लस इंटीग्रल m बाई x dx प्लस इंटीग्रल x टू द पावर m dx प्लस इंटीग्रल m टू द पावर x dx। अब देखिए x बाई m में m कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा 1/m इंटीग्रल x dx, इसका x²/2 हो जाना है, कर देंगे नेक्स्ट लाइन में, ठीक। m इसमें कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल 1/x dx, इसका log x होता है, ध्यान रखिए। प्लस x टू द पावर m में आपका x टू द पावर n वाला ही सिंपल फार्मूला लग जाएगा, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और m टू द पावर x में देखिए कांस्टेंट की पावर x है, यानी कि a टू द पावर x वाला फार्मूला लगेगा। तो 4 टर्म है, चारों में अलग अलग तरह के फॉर्मूले लग रहे हैं, लगा देते हैं। देखिए 1/x की वैल्यू इंटीग्रल x dx का मतलब x²/2 हो जाएगा, प्लस m इंटू इसका log x बेस e हो जाएगा, x टू द पावर m का x टू द पावर m प्लस 1/m प्लस 1 हो जाएगा, और m टू द पावर x का वही a टू द पावर x का a टू द पावर x, यानी कि m टू द पावर x अपॉन log m बेस e, और इंटीग्रेशन कर दिया है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। थोड़ा सा बस इसे आप सॉल्व करके सही से लिख सकते हो, तो और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो x²/2m प्लस m log x बेस e प्लस x टू द पावर m प्लस 1/m प्लस 1
प्लस m टू द पावर x अपॉन log m बेस e प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फॉर्मूले जो हैं देखिए ध्यान से देखिए, x टू द पावर m में सिंपल फार्मूला लगा है, m टू द पावर x में a टू द पावर x का फार्मूला लगा है। तो किस किस तरह से कौन से फार्मूला यूज़ हुए हैं ये ध्यान रखिए आप। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, और देखिए क्वेश्चन है यदि f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2/x³ तथा f1 इज इक्वल टू 0 तो fx का मान बताइए। देखिए f डैश x हमने नोटेशंस पढ़े हैं कि डैश का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ये आप पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। और अदरवाइज़ ध्यान भी रखिए कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू ये दी है। अब आपको फंक्शन पूछ रहा है f(x) का मान बताइए, और साथ में बाउंड्री कंडीशन भी दी है। तो कहने का मतलब है इसके इंटीग्रेशन से आपको फंक्शन मिलेगा। ये तो हमने इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस करो तो इंटीग्रेशन मिलता है। तो इस इंटीग्रेशन से आपको फंक्शन मिल जाएगा, और उसके बाद ये वाला पार्ट यूज़ करके, बाउंड्री कंडीशन को यूज़ करके आपको विशेष समाकल चाहिए। एक्चुअली हमने जो भी अब तक क्वेश्चंस किए हैं उनमें जो हमने समाकल निकाले हैं वो सब व्यापक समाकलन थे, व्यापक समाकल निकाले हैं। लेकिन जब बाउंड्री कंडीशन दे दी जाती है तो बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की वजह से जब उसको पुट कर देंगे हम तो फिर हमारा विशेष समाकल निकल आता है, यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल सकता है। तो ये चीज़ जो है जहाँ भी होगी आपकी, इसकी ज़रूरत मैथ्स में भी पड़ती है, इसकी ज़रूरत फिज़िक्स में भी पड़ती है। तो अगर आप मैथ्स में इसको ढंग से देख लेंगे तो फिज़िक्स में जब ये अप्लाई होगा, क्योंकि फ़िज़िक्स में फिर और कंसेप्ट भी होते हैं साथ में इसके जुड़े हुए, तो उनकी वजह से जो है फिर ये अगर यहाँ नहीं सीखेंगे आप तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इस वजह से जो है वो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और अगर कोई समस्या इसमें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, तो मैं आंसर कर दूंगा उसका। और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप यहाँ उस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पे टाइम ले लें पहले, और फिर कॉल करके प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। जितना मुझसे संभव होगा हम आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, देखिए f डैश x इज़ इक्वल टू दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2/x³। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि इंटीग्रेट करने से ही जो है वो ये f डैश x f(x) में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ f डैश x dx इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2/x³ dx। देखिए इंटीग्रल का साइन तो लगा दिया है, लेकिन dx अपने आप लगाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ अलग से नहीं बताई जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये नॉर्मल फंक्शन f(x) बच जाएगा। जिसको डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पता है कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो वो इसको आराम से समझ जाएगा। और नहीं अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप सोचते रहोगे कि ये कहाँ से आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हम इसको परफॉर्म कर देते हैं, सेपरेट भी कर देते हैं, कांस्टेंट बाहर भी निकाल देते हैं। तो देखिए दोनों काम एक साथ अगर हम कर दें, अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी तो आराम से कर सकते हैं आप ये चीज़। तो इंटीग्रल 3 बाहर x² dx प्लस क्या बल्कि माइनस आ जाएगा, ये बीच में माइनस है, 2 बाहर इंटीग्रल 1/x³ है तो x टू द पावर -3 इसको ऊपर ले लीजिए, और dx। 2-3 काम मैंने एक साथ कर दिए हैं जो कि हम पिछले क्वेश्चंस में डिटेल में करते थे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 × x³ और -2 × x टू द पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। माइनस की पावर है तो थोड़ा अगर आप हैंडल कर पाएँ तो ठीक, नहीं तो डिटेल में ही कर लीजिए, कोई जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड प्लस सी यहाँ पर आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 3 कैंसिल हो गया, तो x³ -3 + 1 यानी कि -2 होगा, 2 कैंसिल और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये आपका प्लस और x टू द पावर -2 बचेगा। x टू द पावर -2 को आप 1/x² लिख सकते हैं, एंड प्लस सी। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई है। और लेकिन ये फंक्शन की वैल्यू जो है आप ध्यान दीजिए, ये c के साथ है, कांस्टेंट के साथ है, और आपके पास क्वेश्चन में f1 0 दिया हुआ है। तो इस कंडीशन को देने का मतलब है कि आपसे वो पर्टिकुलर इंटीग्रल की डिमांड कर रहा है। आप यहाँ पे छोड़ेंगे तो आपको आधे नंबर मिलेंगे, तो इसलिए आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें। अब हम वो कंडीशन यूज़ करेंगे कि जब x की वैल्यू 1 होती है तो फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। तो x की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे पुट होगा, x हर जगह पुट हो जाएगा 1, और फंक्शन की वैल्यू f1 = 0 दी हुई है। तो वो चीज़ जब हम f1 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो c की वैल्यू निकलेगी। अब आप ये भी मत छोड़ देना कि c की वैल्यू निकाल के आपने आंसर छोड़ दिया। c की वैल्यू जो निकलेगी, मेन एक्सप्रेशन तो यही है, इसके अंदर c मिसिंग है, उसको निकालना है। तो जब आप उसको निकालेंगे किसी और वैल्यू बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से,
तो फिर उस सी की वैल्यू को वापस लाके जब आप यहाँ पे रखेंगे तब ये आपका फंक्शन की वैल्यू मिलेगी, जिसको कि कह रहा है कि एफ एक्स का मान बताइए। तो हम इस कंडीशन का सबसे पहले यूज़ करते हैं एट एक्स इक्वल टू 1, ये डाल देते हैं। तो देखिए ये कितना बनेगा एक्सप्रेशन, f1 इज़ इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 1/1 का स्क्वायर प्लस सी। और f1 कितना दिया है, f1 देखिए हमारे पास ऊपर कितना दिया है 0, तो ये वाली वैल्यू जब हम इसमें डाल देंगे तो ये 0 इज़ इक्वल टू 1 + 1 + c। अब आप देखिए यहाँ पे 2 उधर चला जाएगा, तो इम्प्लाइज़ दैट हमारे पास c इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, एक्सप्रेशन में जो c नहीं पता था, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हमने उसमें दिया था कि x की वैल्यू 1 होने पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो हमने 1 डाला, फंक्शन की वैल्यू f1 0 कर दी, उससे हमारा c निकल गया। बस ये c यहाँ पे पुट कर दीजिए आप, ठीक है ना, बस आपका फंक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट पर्टिकुलर वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए लिख देते हैं हम सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ c इन फर्स्ट, तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू हमारा हो जाएगा जा करके x³ + 1/x² और c की वैल्यू -2 ये डाल दीजिए, ये आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। तो मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि देखिए फंक्शन हमारे पास था ये, हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके वैल्यू निकली, लेकिन उसमें c था और क्वेश्चन में हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी थी। तो क्वेश्चन में अगर बाउंड्री कंडीशन दी थी तो उसका यूज़ करके हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना था, तो हमने उस कंडीशन को यूज़ किया, फंक्शन की वैल्यू 1 पे हमने देखा ये, और उसकी वैल्यू को ये 0 डाल दिया, जिसकी हेल्प से c निकला। इस c को वापस इसमें पुट करा और तब जा करके हमें फंक्शन की वैल्यू जो है वो मिल जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत है तो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 आप और देखें एक बार, तो अब तब आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, यदि d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ - 3/x4 तथा f2 इक्वल टू 0, तो fx का मान बताइए। तो जिसको क्वेश्चन नंबर 29 समझ में आ गया है उसके लिए 30 एक तरह से प्रैक्टिस है। हमारे पास डिफरेंशिएशन दिया है और फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन से पता लगेगा, और बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे व्यापक समाकलन के साथ साथ बाद में c की वैल्यू डाल के और उसका विशेष समाकल भी निकालना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दिया है d/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 4x³ - 3/x⁴, ये हमारे पास दिया है। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये इस तरह से लिख देते हैं। तो देखिए इंटीग्रल d/dx ऑफ fx जो भी लिखा है आप वो लिखें और एक dx अपने हिसाब से लगा लें, इज़ इक्वल टू इंटीग्रल इधर भी 4x³ - 3/x⁴ और एक dx अपने हिसाब से लगा लें। अब देखिए आप डिफरेंशिएशन ये है और इंटीग्रेशन करना है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस हैं। अब ऐसा मत सोचिए कि dx कटेगा तो d बचेगा या ये बचेगा वो बचेगा, वो सब कुछ नहीं। डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। आपके पास fx इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 4x³ - 3/x⁴ dx इस तरह से बच जाएगा। अब इस इंटीग्रल को परफॉर्म कर दीजिए बस, तो ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा 4 बाहर इंटीग्रल x⁴ dx माइनस 3 बाहर x⁴ को ऊपर ले लीजिए, तो x⁻⁻4 dx। कई सारे काम कर दिए हैं, कांस्टेंट बाहर निकाल लिया है और इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, x⁴ नीचे था उसे ऊपर ले गए हैं। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो x⁻³ + 1 यानी कि 4/4 - 3 इंटू x⁻⁻4 + 1/-4 + 1 और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसमें से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x⁴ माइनस यहाँ पर 3 इंटू x⁻³ प्लस c, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x⁴ माइनस और इसको नीचे ले लीजिए तो 1/x³ प्लस c, ये आपके पास fx आया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करके हमें c निकालना है। तो ज़रा क्वेश्चन पे फिर से नज़र डालिए, f2 इक्वल टू 0 है, यानी कि x की वैल्यू 2 डालें तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो आप 2 ही डालेंगे यहाँ पे, तो एट x इक्वल टू 2, तो ये हमारा जो है f2 इज़ इक्वल टू बन जाएगा 2⁴ माइनस 1/2⁴ प्लस c। देखिए इसकी हेल्प से अब हमारा जो है वो c निकलेगा। तो f2 की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई है कि वो 0 है, तो 0 डाल दिया। 2⁴ ये देखिए 16 होता है, 1/2⁴ यानी कि 8 होता है, और ये आपका प्लस c हो गया जा करके। तो यहाँ से आप जब c निकालोगे तो ये इज़ इक्वल टू हो जाएगा 1/8 माइनस 16। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होना था, तो ये देखिए प्लस यहाँ पे हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो जाएगा
और प्लस यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आपका 129/8 आ जाएगा। बस अब इस c की वैल्यू को आप जो है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो हमारे पास fx इज इक्वल टू लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग c इन फर्स्ट, तो हमारे पास fx इज इक्वल टू हो जाएगा x⁴ प्लस 1/x³ प्लस 129/8। ये हमारा आंसर हो जाता है फंक्शन की वैल्यू, यही हमारा विशेष समाकल भी कहलाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 30 आपका कंप्लीट हो जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31, और इसमें देखिए 4 पार्ट हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा आज के वीडियो का। तो इसमें देखिए इंटीग्रल पहला पार्ट है, इंटीग्रल cos 2x cos 4x dx। देखिए 2 cos की वैल्यू हैं और इनको सिंगल बनाया जा सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इस 2 cos की वैल्यूज़ को सिंगल मतलब प्लस में ये इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे और फिर आराम से इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन हम इसका करते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल, पहले आप 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ताकि जो है वो हमारा फॉर्मूला लग पाए। ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटीग्रल, और प्लस में टूटेगा तो ब्रैकेट लगा दीजिए एक, तो cos a प्लस b यानी कि ये आपका 2x प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस b यानी कि 2x माइनस 4x हो जाएगा। dx आगे लगा हुआ है। आगे देखिए क्या होगा, हाफ और इंटीग्रल ये हो जाएगा cos 6x प्लस cos माइनस 2x। अब आप जानते हैं cos माइनस ऑफ थीटा, cos माइनस थीटा माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि cos 2x ही बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा हाफ इंटीग्रल cos 6x प्लस cos 2x dx। अब आप इसको इंटीग्रल सेपरेट कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाफ और ब्रैकेट एक लगा दीजिए चाहे, इंटीग्रल cos 6x dx प्लस इंटीग्रल cos 2x dx, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब देखिए यहाँ पे x के साथ 6 का मल्टीप्लाई है, तो फॉर्मूला मैंने थ्योरी क्लासेस में बताया है कि इस 6 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा बिल्कुल, इसको cos मानते हुए और जो x का गुणांक है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उसी चीज़ का यूज़ करिए आप। तो हाफ यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, cos का होता है प्लस साइन, तो साइन 6x और आपका जो गुणांक है x का उससे डिवाइड, प्लस इस cos का देखिए साइन 2x हो जाएगा और x के गुणांक से डिवाइड। ये नियम आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और जैसे इंटीग्रेट किया आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे इसमें, बस। और इसमें कुछ कर नहीं सकते, कॉमन तो ये पहले से ही रखा हुआ है, यही आपका जो है फाइनल आंसर हो जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के सेकेंड पार्ट पे, और देखिए क्वेश्चन है इंटीग्रल sin 4x cos 3x dx। इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी सेम तरीका जो पिछले वाले क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल करेंगे। sin a cos b, 2 sin a cos b, इसका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इसकी हेल्प से जो है वो फिर हम पिछली तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। इंटीग्रल पहले 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, sin 4x cos 3x dx। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हाफ तो ये हो गया और इंटीग्रल, और इसमें देखिए ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा sin 4x प्लस 3x प्लस sin 4x माइनस 3x, ब्रैकेट क्लोज dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, तो इंटीग्रल और ब्रैकेट में आ जाएगा sin 7x प्लस sin x dx। बस सेपरेट कर दीजिए, तो हाफ और ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल sin 7x dx प्लस इंटीग्रल sin x dx। ये हो जाएगा आपका हाफ। sin 7x का जो इंटीग्रल है, साइन का वैसे वह माइनस cos 7x होता है, और आप x का गुणांक है उससे डिवाइड करेंगे तो -1/7, ये इस तरह से आ जाएगा। प्लस sin x का जो है वो माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड हो जाएगा। बस अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके और अच्छी तरह से लिख दीजिए, तो ये देखिए हो जाएगा हाफ और माइनस cos 7x/7 माइनस cos x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के थर्ड पार्ट पे, और यह है इंटीग्रल sin 3x cos 4x dx। एग्जैक्टली सिमिलर टू पार्ट सेकंड है, तो इसमें अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। देखिए हाफ से मल्टीप्लाई किया
तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ा और 2 sin 3x cos 4x dx हो गया। अब देखिए हाफ इंटीग्रल, और ये आपका sin 3x प्लस 4x, इसका मतलब क्या हो गया sin 7x, और प्लस sin 3x माइनस 4x यानी कि sin ऑफ माइनस x। अब देखिए साइन का माइनस x जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता, ये बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा हाफ और इंटीग्रल sin 7x माइनस sin x और dx। अब देखिए हाफ मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ। देखिए sin 7x का कितना हो जाएगा, माइनस का cos 7x और गुणांक से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस sin x का होता है माइनस cos x और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हाफ माइनस cos 7x अपॉन 7 प्लस cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आइए अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31 का फोर्थ पार्ट। और क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रल cos x अपॉन cos x माइनस बीटा dx। तो देखिए इसमें भी क्या ट्रिक हम लगाएंगे, ऊपर cos x है और नीचे cos x माइनस बीटा है, तो x माइनस बीटा को ही ऊपर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, cos x माइनस बीटा और प्लस बीटा ऐसे लिख लेंगे इसे, और अपॉन cos x माइनस बीटा नीचे रहेगा इंटू dx। ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। और फिर आप देखिए cos इतने वाले सेक्शन को एक साथ कर लीजिए और इसको अलग कर लीजिए, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम यहाँ पे। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos a cos b माइनस sin a sin b। ये वाला चीज़ जो है वो जब हम इस पर अप्लाई कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल cos x माइनस बीटा cos बीटा माइनस sin x माइनस बीटा sin बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा, ये आएगा इंटू dx। ये चीज़ इस तरह से निकल के आती है। अब आप इस cos x माइनस बीटा को सेपरेट कर दीजिए, देखिए यहाँ तो कट जाएगा और यहाँ पे साइन के साथ वो tan बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल, और अंदर बचेगा आपका cos x माइनस बीटा cos बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा माइनस sin x माइनस बीटा sin बीटा अपॉन cos x माइनस बीटा dx। देखिए अब ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल, ये तो कट गए, तो ये केवल cos ऑफ बीटा बचा यहाँ पे, माइनस यहाँ पर आपका कितना बचा tan x माइनस बीटा इंटू साइन बीटा और dx। अब देखिए आप इंटीग्रल को सेपरेट कर दीजिए, cos बीटा एक कांस्टेंट टर्म है, इसमें x नहीं है, देखिए x केवल इसी के अंदर है, इसमें भी x नहीं है, तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म ट्रीट होंगी। तो जब आप इंटीग्रल अंदर करेंगे तो एक लाइन में मैं इंटीग्रल अंदर करता हूँ, तो देखिए इंटीग्रल cos बीटा dx ये हो गया जा करके, ठीक है, और माइनस इंटीग्रल tan x माइनस बीटा साइन बीटा dx, ये मैंने अलग अलग कर दिया। cos बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो cos ऑफ बीटा इंटीग्रल ऑफ dx माइनस साइन बीटा भी बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस बीटा dx। यहाँ पर देखिए cos बीटा इंटू dx का तो कितना हो जाएगा x, ये इसका इंटीग्रल हुआ x, माइनस साइन बीटा, और tan का देखिए अब क्या होता है, फॉर्मूला ज़रूरत पड़ेगी आपको, थ्योरी क्लासेस में मैंने बताया है। वैसे तो log sec x होता है, लेकिन आप माइनस का log cos x करेंगे तो माइनस का आ जाएगा, तो उस माइनस से ये प्लस बन जाएगा, तो वो जैसा आप मर्जी है उसमें करें। वैसे tan का कितना होता है, log sec x माइनस बीटा, ये इस तरह से आ जाएगा आपका, और इंटीग्रेट कर दिया है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लग जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे cos करना चाहते हैं तो माइनस आकर के यहाँ पे हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें उसको उस तरह से कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 31 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 बचता है जिसमें कि 11 पार्ट हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 बचता है जिसमें कि आपके 5 पार्ट हैं, तो करीब 16 क्वेश्चन और बचते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो अब इस वीडियो में कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और साथ ही साथ ये जो मैंने आज क्वेश्चंस कराए हैं, ये अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से जा कर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं।
और इसके अलावा मैंने पूरी कोशिश करी है डिटेल में समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उस केस में आप जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर कर दूंगा, या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकते हैं, टाइम ले करके फिर कॉल कर लें तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे आपकी। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।